हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ HDFC बैंक के रिजल्ट से पहले और इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट के बाद। अब तीन मेजर कंपोनेंट HDFC बैंक और उसी के साथ कोरिलेट करेगा HDFC लिमिटेड। बात करते हैं इन्फोसिस की और TCS की। इन्फोसिस के रिजल्ट कल मार्केट आवर्स के बाद आए, यानी कि इम्पैक्ट नहीं आया बाजार में। इन्फोसिस का ADR खराब रिजल्ट की वजह से 9% टूट गया कल, आज भी फ्लैट चल रहा है। TCS ने, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना बाजार को उम्मीद थी उससे अच्छे रिजल्ट आया, लेकिन IT पैक में रिलीफ नहीं आया और मुझे लग रहा था कि IT शायद रिलीफ देगा। लेकिन आज की जो बिसात है वो कुछ और थी। आज की बिसात थी बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी हमारी जो मंदी की पोजीशन थी वो ट्रैप हो गई। और ट्रैप हुई लास्ट के आधे घंटे में, वो जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं तब तो। हालांकि उसके सिग्नल्स हमें मिल गए थे शुरू में। और कुल मिलाकर जो है ट्रेडिंग जो डे रहा, मतलब थर्सडे का, और वो हमारी उम्मीदों के विपरीत रहा। अब बाजार ने जो चीज़ें दी हैं सरप्राइज में, वो निफ्टी बैंक की तरफ से ज़्यादा हैं, निफ्टी की तरफ से कम है। निफ्टी 17,828 बहुत ही बढ़िया वाली रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आज चार्ट नहीं लगाया हमने, तो 17,830 और जो मूविंग एवरेजेस हैं, और चाहे वो 5 दिन की है, चाहे वो 22 दिन की है, चाहे वो 75 दिन की है, अब ये जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सब इस रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस बनता है, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पर इन तीनों लाइनों का मिलन हुआ था, वहीं पर हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस होगा जो 17,830 से लेकर 17,850 860 तक चलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें लगता है, और जिस तरीके के संकेत हैं हमें, अगर कल HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे भी आएंगे तो बाजार लगभग उनको डिस्काउंट किए हुए, और डिस्काउंट इसलिए किए हुए कि क्योंकि उनके प्रोविजनल डेटा आ गए थे। लेकिन इन्फोसिस से इतनी ख़राब उम्मीद नहीं थी, तो हमें लग रहा है कि इंडिया की मार्केट में भी तकरीबन 3 से 4% का इन्फोसिस का फॉल निश्चित है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी जो IT कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी देखने के लिए मिलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस IT पैक में जो रिज़ल्ट ख़राब आए, हालांकि उसके जो असर है थोड़ा बहुत TCS के रिज़ल्ट का आ चुका था। आज देखिएगा बैंकों पे सारा बैट लगा हुआ था, तो आज फाइनेंशियल्स का दिन था, साथ में रिलायंस ने संभाला। तो कुल मिला के जो लास्ट में मूव आया वो मुझे मोर और लेस एक स्पेकुलेटिव मूव लग रहा है। तो अब कल जब HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे तो जो है पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। अभी हाल फिलहाल की स्थिति में मुझे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अभी भी मुझे कोई डायरेक्शनल मूव की उम्मीद नहीं है कि वन वे ऊपर या वन वे नीचे की उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करेगा। हालांकि मेरी जो खुद की पोजीशंस हैं वो मंदी वाली हमने बनाई हुई है इस समय पर, और लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड है तो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड के मौके भी मिलेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशो मुझे अब पर्सनली लग रहा है कि ठीक है, वो नैरो होती जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन बाजार शायद संभाल ले अपने आप को, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक मंदी बनती हुई नजर आएगी। जो लोग हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उन लोगों को पता है कि लास्ट में मार्च के 3 दिन, जो मार्च में लास्ट के 3 दिन थे, जब हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, तब आपने भी हमारी वीडियो सुनी होगी। तो वहाँ पर हमने स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में जो है ख़रीदारी की थी। हालांकि उसमें से ज़्यादातर ख़रीदारी जो है वो ट्रेड की थी। 1 या 2 शेयर्स में हमारी थोड़ी सी बहुत लंबे समय की भी इन्वेस्टमेंट थी। तो ट्रेडिंग पोजीशंस हमने जो है धीरे धीरे करके काट ली, थोड़ी बहुत और जो बची हैं वो हम काट लेंगे। तो जब बाज़ार इस तरीके से भयंकर रूप से गिरता है, तो आपको भी याद होगा कि जब बाज़ार गिर रहा था तो मैंने आपको एक कॉन्ट्राव्यू लेते हुए तेज़ी की कॉल दी थी, और तकरीबन जो भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस थी जो मार्च के अंदर क्लोजिंग के आसपास लास्ट के 3 दिनों में हमने खरीदी, वो तकरीबन 10 से 15% के बीच की रिटर्न्स दे रही हैं। तो जहाँ पर भी हमें 10% की रिटर्न्स मिली है उनसे हम एग्जिट कर गए, कुछ पे हमने 15% तक की भी रिटर्न्स ली है, और
उन शेयर्स में जो है शुमार जो रहे हैं वो मैं आपको डिस्क्लोजर में बता भी देता हूँ। उसमें एक हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज था जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा एक शेयर था जुबिलेंट इंग्रीविया, तो वो 362 रुपीज़ पे हमने एक्यूमुलेट किया था और उसको तकरीबन 400 रुपये के आसपास उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया। कुछ और भी शेयर्स थे, वो स्पेसिफिकली बता पाना मुश्किल है क्योंकि और भी कुछ छोटी छोटी संख्या में वो शेयर्स लिए गए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक आज 3% और HDFC लाइफ, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल और पावर ग्रिड ये सब तेज़ी में थे। कमजोरी थी इन्फोसिस में, टेक महिंद्रा में, एचसीएल टेक, और हो सकता है कि अभी आपको इन शेयर्स में एक दौर की गिरावट आपको और देखने के लिए मिले। और जब ये गिरावट हो जाएगी कंप्लीट तो मैं हो सकता है इस सेक्टर में भी बॉटम फिशिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हुआ नजर आऊँगा। और लेकिन हम भी देखते हैं कि फॉल कितना होता है। अब भी जब रिजल्ट सीजन ख़त्म हो जाएगा, सारा फॉल हो जाएगा, हमें लगता है कि इस सेक्टर में भी हम अगर थोड़ा सा दूरगामी सोचने की कोशिश करेंगे, यानी कि थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पैसे बनने चाहिए इस सेक्टर में। हाँ, अभी लेकिन हम इंतज़ार करेंगे जब तक कंपनीज़ के रिजल्ट आते हैं। हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर परेशानी हो इन सेक्टर्स में, तो जहाँ पर भी सबसे सस्ता या मंदा माल मिलेगा वहाँ पर पहले हम ऑप्शंस राइट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पुट ऑप्शंस के माध्यम से तेज़ी करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर वो उन प्राइस पर भी आ गया तो वहाँ पर डिलीवरी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में वो स्थिति भी दूर है। अभी हम 10-15 दिन का जो ये पूरा IIT पैक का पूरा रिजल्ट आ चुका होगा तब हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, तो बीच बीच में वो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखिएगा घबराना नहीं चाहिए। और मैं तो ये खुद मानता हूँ कि जब एक अच्छी कंपनी और जिसका एक लॉन्ग टर्म विज़न बहुत बढ़िया और वो 1 या 2 क्वार्टर शॉर्ट टर्म के लिए ख़राब कर रही है और बाद में पता है कि हमें वो चीज़ें रीबाउंड हो जाएंगी, तो वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट शायद मुझे लगता है सबसे अच्छी रहती है। और वहाँ पे स्विंग ट्रेड्स के भी मौके बहुत बढ़िया रहते हैं। आपके क्या व्यू हैं मेरे इस ओपिनियन पे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने की चेष्टा करिएगा। आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक की तरफ, और निफ्टी बैंक 42132 और यहाँ पर निफ्टी बैंक में 574 पॉइंट्स की तेजी हुई। ये मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत थी। और जो हमने मंदी बनाई थी, मंदी क्या बनाई थी आपको पता ही है कि मंदी हमने ये बनाई थी कि भाई जो हमने कुछ पोजीशंस अपनी जो हैज की थी वो कम कर ली थी, तो अल्टीमेटली मंदी थी हमारी। अब वो जो मंदी थी यानी कि कॉलर साइड हमारी ज़्यादा सेलिंग थी और पुट जो हमने राइट कर रखी थी वो हटा ली थी। तो कुल मिलाकर जो है ट्रेडिंग डे अच्छा तो नहीं रहा, ये तो पक्का है। लेकिन अभी एक दिन से देखिए कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि हम मंदी की पोजीशंस हमने ऊपरी लेवल पे थोड़ी सी और बनाई है, यानी कि मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के आसपास हमने थोड़ी सी मंदी जो है बनाई है। हालांकि थोड़ा सा हमने ऑप्शंस भी लिखी हैं, लेकिन बहुत ही दूर की ऑप्शंस हैं, यानी कि पीरियड छोटा, यानी कि इस हफ्ते की या अगले हफ्ते की हमने ऑप्शंस यहाँ से तकरीबन 1 या 1,500 पॉइंट हमने पुट भी लिखी हैं, और ओनली फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। और इसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक 1D, अगर एक दिन की चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट जो तकरीबन यहीं पर बनता है, यानी कि 41,200-250 के आसपास। अगर HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं या न्यूट्रल रिजल्ट भी आते हैं तो हम कल ये देखेंगे कि इसमें एक अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। और हो सकता है आपको लगे सर मेरी पोजीशंस हैं इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं केवल और केवल अपनी पोजीशंस को तभी स्क्वेयर ऑफ करूंगा अगर 42,400 के ऊपर बाजार निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो मेरा 42,200 तक हम रखेंगे, और क्लोजिंग बेसिस पे 42,200 या 240 के ऊपर बाजार बंद होता है। और इंट्राडे बेसिस में हम थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन है। तो 42,400 जो है ट्रेडिंग बेसिस पर भी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पोजीशन से एक बार काट सकते हैं। लेकिन फिर देखिएगा जैसे ही 42,800 से लेके 31,200 के बीच में जाएगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें लगता है वहाँ पर भी है। तो अभी 42,400 के ऊपर अगर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और थोड़ा सा दिलेरी रख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब समय बिता सकते हैं कि भाई 5-10 दिन अगर हमारे डायरेक्शन के हिसाब से भी नहीं हुआ, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वहाँ बंदी बना सकते हैं, उसके सामने कुछ आउट ऑफ द मनी पुट बेच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर्स में मंदी बनाने की बजाय ऑप्शंस में मंदी बनाना थोड़ा सा ज़्यादा समझदार होगा। उसमें इन द मनी कॉल बेच सकते हैं आप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा मिलता है।
और जो लोग भैया ऑप्शंस बाइंग करते हैं उनके लिए मैं शायद कोई एडवाइस नहीं दे सकता न, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है, तो थोड़ा आगे पीछे होगा, इतनी देर में आपकी टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाती है कॉल या पुट। लेकिन फिर भी अगर आपका मंदी बनाने का मन है, याद करिए 2-3 महीने पहले जब मंदी हुई थी ऊपर से, तो मैंने आप में बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सबको आपको एक ट्रेड सजेस्ट किया था। मैंने कहा 45,000 की पुट खरीद के बढ़ जाइए 3 महीने आगे की। और फिर उसके अंदर देखिएगा मेरे खुद के भी बहुत अच्छे पैसे बने थे, उम्मीद है आपके भी अच्छे बने थे। और अगर पेशेंस हो तो, बट अभी वो स्थिति नहीं आई है कि खरीदने वाला टाइम अभी नहीं है, तो मैं खरीदने की तो सलाह भी नहीं दूंगा। खरीदने का हम तब देखते हैं जब हमें श्योर शॉट हो जाता है कि कोई बात नहीं, बाजार को थोड़े दिन नोटंकी कर लेने दो, और 2-3 महीने आगे की पुट लेते हैं तो उसमें टाइम डिके भी नहीं होता है, तो वो और इन द मनी पुट लेते हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर 100% से ज़्यादा की रिटर्न्स बन गई थी पिछली बार, तो वो उसी केस में लगाते हैं हम जब हमें श्योर शॉट जो है उम्मीद होती है। तो अभी हालांकि वो उस तरीके की परिस्थिति नहीं है। और आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अच्छी तेज़ी मिली देखने के लिए। जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनको दोबारा से सीएमडी के लिए अपॉइंटमेंट मिल गई, आरबीआई की परमिशन, यानी कि संजय अग्रवाल जी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और कभी एचडीएफसी बैंक का डीएसए का काम करते थे वो, यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट थे एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। तो वहाँ से जो है इस बैंक के अंदर, यानी कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आज की डेट में इंडिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में की श्रेणी में अगर आप जाओगे तो उसमें टॉप बैंक्स के अंदर ये खड़ा हुआ है, लेकिन वैल्यूशन वाइज भी उतनी ही स्ट्रेच वैल्यूशन मुझे लगती है। हालांकि मेरा मानना जब इस तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ग्रोथ दिखाता है तो मुझे थोड़ा सा संदेह भी होने लगता है, और ये संदेह मुझे येस बैंक में भी हुआ था। और यहाँ पर बंधन बैंक थोड़ी सी कमजोरी के साथ, और पूरा बैंकिंग में जब बादल छट जाएंगे मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस में अभी भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बंधन बैंक देखिएगा थोड़ा सा लंबा समय का नजरिया रखेंगे, मुझे लगता है कि फेयरली और डिस्काउंटेड वैल्यू पर ये शेयर्स मिल रहा है। क्योंकि जब बुरा होता है किसी शेयर्स के साथ तो बाजार बहुत बुरा करता है, अच्छा होता है तो उसकी उम्मीदों से ज़्यादा चढ़ा देता है, तो ये दोनों साइड होता है। बट मेरी अभी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यही देखना चाहूँगा कि अभी बंधन बैंक के रिजल्ट हो रहा जाए इस क्वार्टर के, उसके बाद ही कोई जो है बाय या सेल के डिसीजंस बन सकते हैं। इस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 17% के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। आज एफआईज के डेटा की तरफ देखें तो एफआईआईज लगातार बायर हैं, लेकिन इस बाइंग के अंदर कहीं पर भी ऐसे संकेत नहीं है, केवल 12 अप्रैल की बाइंग को देख छोड़ दें तो कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है कि भाई एफआईआईज दोबारा से लौटाए। मुझे सब ट्रेडिंग पोजीशंस लग रही हैं जो भी ये बाइंग हो रही है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन पिछले महीने बना रखी थी, और जिसकी वजह से बाजार में ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने जो है वो सारे शेयर्स भी खरीद लिए जो इन्होंने बेचे थे, और मोस्टली इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी कवर कर ली। और अब दोबारा से इन्होंने शॉर्ट पोजीशन कवर करने को 14,522 करोड़ की ऑप्शंस बाइंग की है। अब ये कितनी कॉल ऑप्शंस हैं, कितनी पुट ऑप्शंस हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, आप नंबर्स में तो निकाल लोगे कि इतने खरीदिए इतने किए, लेकिन ये 2-2 महीने 3-3 महीने आगे तक की पोजीशंस लेते हैं। और ऑप्शंस के एक नंबर 2 रुपये की कॉल है और एक 2,000 रुपये की कॉल है, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है कि आपने खरीदी क्या है। तो इस बात से आंकड़ा लगाते हो कि इन्होंने जो है इतनी वैल्यूज, इतने नंबर्स में कॉल खरीदी है, इतने नंबर पुट खरीदी है, तो उससे कोई सही आकलन नहीं लगता। लेकिन इसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर हमें लगता है कि पुट की बाइंग हुई होगी और ऊपरी लेवल पर बाजार रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीदी होंगी। तो बाजार में ये भी एक जो है आपको निर्देश देगा। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिएगा इन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है और ऑप्शंस जो है इन्होंने खरीदी है। और स्टॉक्स की ऑप्शन अक्सर एफआईआईज तभी खरीदने की कोशिश करते हैं जब उनको कोई क्लियर डायरेक्शंस दिखती है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो अभी तक ये बेच रहे थे, तो ये क्या बेच रहे होंगे, बस सोचिए आप खुद। क्या बढ़ रहा था, बाजार ऊपर बढ़ रहा था, तो अल्टीमेटली ये कॉल बेच रहे थे। तो अब कॉल बेचकर ये कॉल खरीदने वाले तो नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ बाइंग के अंदर ऐसा कंपोनेंट है जिससे बाजार के ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग के दिशा निर्देश मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे की कि भाई पुट कॉल रेशियो है निफ्टी में शुरुआत में ही पहले दिन ही 1.03 है, न्यूट्रल है, और बैंक निफ्टी में पहले दिन ही 1.53 है। ये संकेत दे रही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबोट है। अगर एचडीएफसी बैंक के न्यूट्रल रिजल्ट आए या खराब रिजल्ट आए तो यहीं से बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट, यानी कि जो आज तेजी हुई है वो तो गिर ही सकता है, इसके साथ 200-300 पॉइंट और भी आ सकता है। सिमिलरली मेरी पोजीशंस भी उसी साइड में।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज 0.67% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा कल बढ़ा भी था, ये बेहद ध्यान रखिए। तो एक तरीके से न्यूट्रल ही हो गया। ब्रेंट क्रूड $86 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड से अब हमारे को रिलीफ नहीं आ रहा। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम निफ्टी में देखें तो 17,800 का ऐसा लेवल है जहां पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है, तो ये एक बेस का काम आपको करता हुआ मिलता है, लेकिन साथ में कॉल राइटिंग भी हुई है, तो यहीं पर रेजिस्टेंस भी तो इसी के आसपास बाजार है। टेक्निकल लेवल पर यहीं पर रेजिस्टेंस है। अगर 17,800 की पुट ट्रैप हो गई और बाजार 17,000 को 800 को तोड़ के 700 को भी तोड़ देता है तो 17,650, 17,600 और इवन 17,550 तक के आंकड़े भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल्स पर अगर हम बात करें, वे ऊपर की तरफ देखें कि मान लीजिए HDFC बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं तो बाजार 18,000 की तरफ भी कुछ कर सकता है, लेकिन 18,000 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो जो दारोमदार है अभी, अगर इन्फोसिस को और बाकी IT पैक को देखें तो उन सबको देख के लगता है कि निफ्टी श्योर शॉट 18,000 के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर HDFC बैंक के रिजल्ट न्यूट्रल आए तो भी चला जाएगा। HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर पूरे बैंकिंग पैक के अंदर गिरावट हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 38,600 से अब 42,000 की तरफ कूच कर चुका है, तो 3,500 पॉइंट की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि बड़े प्लेयर एक अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी एक डिप 500 से 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में दे सकते हैं। वो नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग का ही संकेत होगा। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड एकदम जो है बदलने वाला है। ट्रेंड बदलने के संकेत जब मिलेंगे तो वो प्राइस एक्शन में नज़र आ जाएंगे। मान लीजिए अगर गिरावट बड़ी शार्प हो जाए या बहुत तेज़ी से हो जाए तो फिर हम जो है अपनी कॉल बदल भी सकते हैं। बट अभी हमें लग रहा है कि नॉर्मली ऊपरी लेवल पर धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर वो शार्प होती है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत भी मिल सकते हैं इन्हीं लेवल से। तो यहाँ पर हालांकि मुझे काफ़ी अच्छे चांस लग रहे हैं कि यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 1 या 2 दिन ट्रेड होने दो। मंडे के ट्रेड के बाद अगर बाजार सच में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है, HDFC बैंक के रिजल्ट क्या होते हैं उसके बाद ही जो है मंथली फैसले पहुंचेंगे। और निफ्टी बैंक में अभी सारे जो ऑप्शंस हैं वो 42,000 के इर्द गिर्द घूम रही है, तो बाजार भी वहीं पे है। तो अभी 42,000 एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि भाई एक स्पोर्ट है, लेकिन अगर HDFC बैंक के रिजल्ट खराब हो गए तो आपको 42,000 रुपये सुबह ही टूटता हुआ नजर आ जाएगा। और जो 41,800 आज स्पोर्ट नजर आ रही है, इसके नीचे अगर बाजार चला गया 41,800 के नीचे तो आपको एक शार्प फॉल 41,200 तक के भी आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ पर देखिए HDFC बैंक के बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज 42,000 से लेके 42,200 एक रेजिस्टेंस है, तो उस पर एक बार आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं 42,250 के आसपास अगर प्राइस एक्शन देख के लगता है इंट्राडे बेसिस पर। लेकिन जैसे ही बाजार फिर 42,800 के आसपास जाए तो हम दोबारा से मंदी बनाने की चेष्टा करेंगे। तो ये 500-600 पॉइंट का स्विंग है, और अगर आप इतना नहीं प्ले कर सकते तो अगर मंदी में बैठे तो मंदी में, और अगर 42,200 के आसपास से टूट के बाजार ऊपर जाता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं और उसको 42,700 के आसपास उससे एग्जिट भी करें। बेशक से आपको प्राइस एक्शन मजबूत नजर आ रहा तब भी, क्योंकि 42,800 और 43,000 के आसपास भाई साहब बहुत बढ़िया सप्लाई जोन है, वो 1-2 दिन में टूटने वाला नहीं है। और मुझे तो अभी भी यहाँ पे जो 42,000 के आसपास बाजार चलना है, अगर बाजार को ऊपर भी जाना है, अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं होता तो मैं कहता हूँ अगर ऊपर भी जाना है 42,000 तो भी यहाँ 42,000 और 41,800 के बीच में कम से कम 5-6 घंटे काम होता, तभी मैं मान सकता हूँ कि बाजार ऊपर सस्टेन करेगा। अदरवाइज बाजार जिस तरीके से पिछले 8-10 दिन में चला है उसी हिसाब से बाजार एक बढ़िया डिप 700-800 पॉइंट की कभी भी दे सकता है। इस बात के लिए भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। और इसी बेस पर देखिएगा हमने अपनी पोजीशन भी बनाई है। आप देखते हैं स्टॉप लॉस कटते हैं या हमारे को प्रॉफिट मिलता है। तो अभी तो हम बैठे हुए हैं, और देखिएगा हमने काउंटर व्यू लेते हुए एक तेजी की थी तो वहाँ पर एक अच्छे पैसे बन ही गए। और मेरा देखिएगा गोल्डन रूल एक ही है, बाजार में जब महंगा लगे भैया बेच दो, बाजार सस्ता भी लगे खरीद लो। और ये ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। मुझे जो लगता है पर्सनली, अब महंगा क्या है या सस्ता क्या, वो जनरली वैल्यूशन वाइज पर है। और जो शॉर्ट टर्म के जो प्राइस एक्शन है, शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेज है, उसके इर्द गिर्द ही देखना पड़ता है। जब तक गिर रहा है उसको गिरने दो, गिरने के बाद जब रुकता है ना तब खरीदने का मौका होता है। इसी तरीके से बाजार चल रहा है उसको चलने दो, और जब गिरने की कोशिश करें तब बेचोगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेचने में हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं, क्योंकि जब बाजार गिरता है ना तो वो एक ही झटके में गिर जाता है, बेचने का मौका नहीं देता। तो और वो कभी किसी को पता भी नहीं होता, दिखता भी नहीं है कि वो बाजार में एकदम कमज़ोर हुआ। जब तक आपको कमज़ोरी बताने वाले लोग आएंगे तब तक
भाई साहब 1000 पॉइंट बाजार बैंक निफ्टी मूव कर चुका होता नीचे की तरफ। तो इसलिए प्रोएक्टिवली हम मंदी थोड़ी सी जल्दी बना लेते हैं और तेज़ी में थोड़ा सा हम जो है जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि तेज़ी होती है तो वो नज़र आ जाती है और होने से पहले उसमें कंसोलिडेशन होता है। हालांकि उसमें भी मैं थोड़ा सा काउंटर भी थोड़ा जल्दी ही लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप में से बहुत सारे लोगों का जो है इंतज़ार था कि भाई ये वीडियो कब आएगी, तो कल वीडियो नहीं आई। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मार्केट में उस दिन अगर अगले दिन ट्रेडिंग छुट्टी है तो हो सकता है कि उस दिन वीडियो ना आए। तो आप प्लीज़ उस दिन इंतजार ना करा करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं सर हमें नींद ही नहीं आती जब तक आपका वीडियो ना सुने। तो अगर आपको मेंटली पता होगा कि नहीं आज वीडियो आएगी या नहीं आएगी, आपको श्योर नहीं है, तो ये मान के कि कल आएगी उसका इंतजार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।